हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को किस तरह से जो है डिटरमाइन करना है उसके ऊपर है। इससे पहले का जितना भी टॉपिक था वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना उसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। अगर एसेट की कोई भी वैल्यू जो है बढ़ती है या कुछ भी चेंज होता है, अगर हमें चेंज करना भी पड़े तो भी हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पर हम अपने अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का जो एसेट पर लग रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। कभी भी कोई भी कंपनी जो है अगर डेप्रिसिएशन लगाती है अपनी एसेट के ऊपर तो वो कॉस्ट प्राइस देखेगी। उस कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर उसने कोई रिपेयर का खर्चा या जो इंस्टॉलेशन का जो स्टार्टिंग का जो खर्चा होता है अगर वो किया होता है तो वो एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गया या कैरेज एंड वर्क का एक्सपेंस हो गया, तो वो वाला सारा एक्सपेंस इंक्लूड करने के बाद ही वो जो कंपनी है डेप्रिसिएशन लगाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी डेप्रिसिएशन की एग्जैक्ट वैल्यू उनको पता लग सके कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है डेप्रिसिएशन की, या जो मशीनरी है उन्होंने खरीदी है या अदर कोई भी एसेट उन्होंने खरीदी है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एसेट। अब एक ऐसी एसेट जो है, कोई भी एसेट है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो मशीनरी है, तो उसकी एक लाइफ टाइम होती है। अब उसकी लाइफ टाइम की ड्यूरेशन कितनी है पहले से ही डिसाइड होता है कि ये जो एसेट है, ये जो प्लांट है वो इतने टाइम तक ही चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी वर्किंग लाइफ के अकॉर्डिंग भी जो है डेप्रिसिएशन प्रॉपरली एस्टिमेट किया जाता है। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। अब क्या होता है कि जो वैल्यू रियलाइज होती है एसेट की बाय द सेल ऑफ द एसेट, अगर हमने कभी भी एसेट को सेल कर दिया, उसके एक्सपायरी से पहले कर दिया या एक्सपायरी के बाद कर दिया, तो उसके पास जो वैल्यू निकलती है, बची हुई वैल्यू निकलती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब इसमें भी डेप्रिसिएशन आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस ना कर दे। अगर ज़्यादा अमाउंट रिड्यूस कर देगी तो लॉस हो सकता है, क्योंकि आप किस हिसाब से देख रहे हो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है उसके हिसाब से ही जो है आप एसेट को सेल करोगे। ठीक है, कोई भी कंपनी होगी पहले वो कॉस्ट प्राइस चेक करेगी। अगर उसका कॉस्ट प्राइस सही आएगा तभी वो उसी अकॉर्डिंग जो है एसेट को सेल करेगी। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कितना कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, केयरफुली असेस्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर। अब कुछ ऐसी एसेट होती हैं जो हर एक एसेट, चाहे आप वो अपने घर की भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उनको भी कहीं ना कहीं रिपेयर और मेंटेनेंस का जो है खर्चा है उस पर करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है या जो रिपेयर का खर्चा है वो जो करते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ स्पैन जो है एसेट की उससे कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो भी उस खर्चे को भी जो है आप उसमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे कि वो खर्चा भी है हमारे पास, हमने इतना खर्चा उसमें किया है एसेट में। फिर जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी जैसे कोई इंटरेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाला पॉइंट है ये वाला, इफ़ द अमाउंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग द एसेट हैड बीन इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। अगर हमने कोई भी ऐसा अमाउंट जो है जो इन्वेस्टमेंट करी थी या स्पेंड किया हुआ है एसेट के ऊपर, एसेट की एक्वायरमेंट के ऊपर, और वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया था, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा। Hence, the estimated amount of interest should be added to the investment while calculating depreciation। जब भी आप depreciation कैलकुलेट करोगे तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है एसेट को एक्सपैंड करने के लिए तो वो भी अमाउंट आप इंक्लूड करोगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अगर कोई न्यू इन्वेंशंस की जो है पॉसिबिलिटी आई है, जैसे कि अगर कोई न्यू या ऐसी सुपीरियर रिप्लेसमेंट हो रही है, बहुत जल्दी कुछ नया आने वाला है, तो इसका मतलब है और आप लोगों ने भी उस नए के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब उसकी न्यू यूज़फुल लाइफ जो है मशीन की वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अब नई मशीन आ रही है, नई हायर टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग फिर जो उसका प्राइस है वो भी डाउन जाएगा, तो आपको डेप्रिसिएशन उसको डाउन करने की, उसकी कॉस्ट की जो वैल्यू है डाउन करने के लिए हायर ही चार्ज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है लीगल लॉस।
अब इसमें लीगल लॉस में क्या है कि अगर कोई भी लीगल इनैक्टमेंट होता है, ठीक है, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसिड के ऊपर कुछ भी निकाला जाता है तो उसको भी ध्यान में रखोगे। जैसे कंपनीज एक्ट ने आपको ये बोला है कि अपनी डेप्रिसिएशन पर चार्ज करो, एसिड पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और एंड दीज प्रोविज़न नीड्स टू बी कंप्लाइड विद, और उसके ऊपर अगर आप कोई प्रोविजंस बना रहे हो तो वो प्रोविजंस भी आप शो करोगे। जैसे होता है ना कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में आप करते होगे, तो वही चीज़ों को आपको शो भी करना है। करंट ईयर में कितना चार्ज किया है, अगर चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर। अब अपना प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं था, हमने कम चार्ज कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर है उसमें ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो मशीनरी है, जो भी प्लांट है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। अगर अच्छी है, उसको लग रहा है आपको कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल जाएगी, तो आप नॉर्मल अपना डेप्रिसिएशन जैसे करते हैं वो नेचुरली करेंगे ही। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मशीनरी जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, या तो आपको उसकी कॉस्ट को मेंटेन रखने के लिए या तो आप हायर चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपका डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको डिसाइड किया जा सके। अब बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। अब देखो, सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड कॉस्ट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये सिंपल मेथड होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में आपके जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, या साथ में कैरेज इन वर्ड्स जो भी आते हैं, वो वाला सारा लेना होता है। और इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना है कि किस तरह से कैलकुलेट करोगे, मेथड्स को एक्सप्लेन करना है ओनली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसिड, उसमें से अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है, जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, वो माइनस कर दोगे। फिर लाइफ टाइम कितनी एसिड की, 10 साल की है, 12 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, तो वो डिवाइड कर दोगे तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये नॉर्मल मेथड होता है, ओरिजिनल मेथड, ठीक है। और ये हर साल, ये बात ध्यान रखना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब ही यही है, हर साल सेम ही जाएगा। अगर मान लो आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट 20,000 आता है, तो 20,000 आपके 10 ईयर्स के लिए है, तो 10 ईयर्स तक सेम ही 20,000 ही जाएगा। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। अब इसमें क्या कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमने फिक्स्ड वाला मेथड का निकाला था, सेम फॉर्मूला लगाओगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका अमाउंट आया है वो हर साल फिक्स्ड नहीं रहेगा। जैसे इस बार 20,000 रुपये आया था, अगले साल 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपकी कॉस्ट वैल्यू आएगी, मान लो 10 लाख थी, 1 लाख थी, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दी, इस तरह से माइनस करते हुए जो है आपकी कॉस्ट वैल्यू के ऊपर निकालोगे। नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। अब ये एन्युटी मेथड क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है स्पेसिफाइड रेट का, उसको भी ऐड किया जाता है एसिड की वैल्यू के अंदर हर साल, और फिर जो डेप्रिसिएशन है वो इस अकॉर्डिंग, ये एसिड की जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग पर ही जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट had the capital that has been invested in acquiring the asset been invested somewhere else, interest would have been earned on the same। अब अगर कोई भी जैसे मान लो इन्वेस्ट कर दिया हुआ अमाउंट एसिड का, तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को आप हर साल ऐड करते जाओगे और फिर उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। सिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये जो है आपका डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंकिंग फंड में। अब ये जो है ये वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जो आउटसाइड द बिजनेस होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो नया इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको भी ऐड ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब एसेट जो है डिस्कार्ड हो जाती है तो नई एसेट न्यू परचेज करते हैं, और फिर जो अमाउंट रिलाइज होता है वो अमाउंट रिलाइज जो होता है इन्वेस्टमेंट में से, वो भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये जो मेथड है, इन दिस रिलेशन टू दोज एसेट्स विच आर वेरी वैल्यूएबल बट विच हैव टू बी रिप्लेस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ये मेथड तभी यूज़ किया जाता है जहाँ पे वो एसेट्स बहुत वैल्यूएबल है बट आगे टाइम पर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, अब इसमें क्या होता है, ये भी सिंकिंग फंड मेथड के जैसा ही होता है, बट इसमें जो है आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करते हो, इसमें क्या परचेज करते हो, प्रीमियम जो है प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस पॉलिसी का। फिर जब इसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है तो उस पॉलिसी से आपको एक तरीके से प्रीमियम मिल जाती है, ठीक है, नई एसेट को परचेज करने के लिए। अब इसमें क्या होता था, जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जा रही है, फिर बाद में उसका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा न्यू एसेट परचेज करने के लिए, ठीक है।
जहाँ पे यहाँ पे बात बोली थी कि वैल्यूएबल एसेट तो है, बट अगर आपको आके रिप्लेस करना है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है मेथड। नेक्स्ट है एनुअल वैल्यूएशन मेथड और रीवैल्यूएशन मेथड। अब ये जो मेथड है ये भी ऐसे ही हर साल लगता है। बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वही चार्ज कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन के अंदर। और यहाँ पे ये जो मेथड है बहुत फास्ट होता है, और साथ ही साथ इट इज़ नॉट ईजी टू एस्टिमेट देयर यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ जो है एस्टिमेट नहीं की जा सकती इससे, इन टूल्स की, लूज टूल्स की नहीं की जा सकती। पेटेंट या लाइफ स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू आप पता नहीं कर पाओगे बस इस मेथड से। फिर नेक्स्ट है डिप्लेशन यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ये मेथड मेनली यूज़ किया जाता है डिप्लीटिंग एसिड्स के लिए। ये बात ध्यान रखना है कि ये मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, जो डिप्लीटिंग एसिड्स होती हैं उनके लिए, ऑयल वेल्स हो गए, माइंस हो गए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन आयरन माइन इज़ लाइकली टू कंटेन 60,000 टन्स ऑफ आयरन, कि जो आयरन माइन है वो 60,000 जो है आयरन कंटेन कर सकती है, बना सकती है। नेक्स्ट है जो माइन है उसको 30,000 चाहिए, दैन द पर यूनिट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी, डेप्रिसिएशन का रेट ये होगा कैसे, 30,000 को डिवाइड किया 60,000 से। अपनाओ जो 15,000 टन्स अगर उसको एग्जैक्ट करने होंगे 1700 से, तो वही डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का वही जाएगा, विल बी रिटर्न एज डेप्रिसिएशन डैट ईयर। अगर 15,000 करने होंगे तो 7,500 जो है डेप्रिसिएशन जाएगा। समझ आ गया? नॉर्मल आपको जो रेट दे रखा है उस रेट से आपका जो टन्स हैं, जितने टन्स वो प्रोड्यूस करेगा उसको डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है द यूज और मिलिएज मैथड। ये जो मेथड है ये उन एसिड्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि वियर और टीयर से सफ़र करते हैं, जो कि रोड पर यूज़ किए जाते हैं मेनली, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, लॉरी हो गई या मोटर कार हो गई। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख के समझते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना 15,000 का यहाँ पर तो कर सकते हो, ठीक है, इसका आराम से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं द यूज़ और मिलिएज मेथड का। अब देखो यहाँ पे माइलेज के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कार है वो परचेज की गई 2 लाख की। अब इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट विल बिकम यूजलेस आफ्टर रनिंग फॉर 2 लाख किलोमीटर्स। ये बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर ही जाएगा। जैसे इसने ये बोला कि 2 लाख की कार परचेज की गई, अगर वो 2 लाख किलोमीटर जाएगा तो इसकी लाइफ स्पैन उतनी ही होगी, उसके बाद यूजलेस हो जाएगी कार। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे पता लगा, 2 लाख और कितना वो चल सकता है, कितना उसको डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना ट्रैवल कर सकता है, उसको डिवाइड कर दे तो 1 पर किलोमीटर पर ही डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, अगर एक कार ने जो है ट्रैवल किया 18,000 किलोमीटर और उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फिर कितना हो जाएगा, 18,000 किलोमीटर। इसी कार ने अगर 18,000 किलोमीटर पूरे साल के अंदर कवर किया ना तो 18,000 ही डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब जितना कवर कर रही है उतना डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। अब ये वाला मेथड भी कहीं ना कहीं सिंकिंग फंड मेथड के सिमिलर ही है, बट ये जो मेथड है ये फिक्स्ड एसेट पर यूज़ किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज जो हैं इसको यूज़ करती हैं। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि मनी इज़ नॉट इन्वेस्टेड। यहाँ पे मनी इन्वेस्ट नहीं हो रही है आउटसाइड द बिजनेस से बाहर नहीं हो रही है, बट इसमें अमाउंट अब कैसे चार्ज किया जाएगा। इन दिस मैथड द अमाउंट चेंज्ड एट डेप्रिसिएशन एवरी ईयर is equal to the amount which if invested at a rate of compound interest every year would equal around 90% of the original cost of the asset। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो हर साल एक स्पेसिफाइड रेट से, वही अमाउंट के इक्वल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप 90% ओरिजिनल एसेट के इक्वल ही होगा ये वाला, ठीक है। समझ आया? कहने का मतलब क्या है, जितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाएगा एवरी ईयर, उतना ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मैथड। अब ये वाला मेथड भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जितनी भी लाइफ होगी उस एक्सपेक्टेड लाइफ का जितना भी अमाउंट होगा उसको हम सम टोटल करते जाएंगे। अब कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस बाय द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड बाय द टोटल सो डिराइव्ड, देयर आफ्टर द अमाउंट सो डिराइव्ड इज मल्टीप्लाइड विद द लाइफ स्पैन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 है और रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 2,000 है। अब आपको करना क्या है,
5 साल तक के लिए मशीनरी चलेगी, ठीक है। अब 5 साल कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इतने साल तक के लिए मशीनरी चली। सम ऑफ टोटल ईयर्स, टोटल ईयर का सम कर लिया। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है 20,000 में से 2,000 जो रेसिडुअल वैल्यू थी वो माइनस कर दी, 6,000 आ गया। सॉरी, यहाँ पे कितना आया, 18,000। अब 18,000 को 18,000 तक यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कैसे करना है। अब ये करेंगे कैसे, ध्यान से समझो। जो हमारी कॉस्ट वैल्यू थी उस कॉस्ट वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। सबसे पहले 20,000 में से हमने जो है 2,000 रुपये अगर माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया, 18,000। उसके बाद जो हमने ये सम टोटल ऑफ ईयर्स निकाले ना, 1 2 3 4 5 करके, ऐसे कितने भी होंगे तो आपको उसका टोटल कर लेना है, ठीक है। ये जो टोटल निकाला तो इस 18,000 का टोटल निकालने के बाद 15 से हमारे पास आ जाएगा 1200, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये जब 1200 आ गया, इस 1200 को आपने जो हमारे पास ये यूज़फुल लाइफ वाला ईयर था ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 6,000। तो इस मेथड से जो है ना डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब देखो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन लगा वो 6,000 लगा। अब सेकेंड ईयर में उसी के हिसाब से आप उसको कम करते जाओगे, वैल्यू को कम करोगे, यही प्रोसेस को करोगे तो सेकेंड ईयर का भी ऐसे निकल जाएगा, थर्ड का भी, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी। फिर टोटल डेप्रिसिएशन इनका आ जाएगा 18,000, ठीक है। समझ आया, होप सो समझ में आया होगा। आज हम जो है यहाँ तक का ही टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।